आज के टॉपिक में एक डाउट है जिसे क्लियर करना है आज के इस लेक्चर के अंतर्गत, और वह विषय काफी पेचीदा है और यूं कहें कि काफी अनिवार्य टॉपिक है जिसकी चर्चा होनी ही चाहिए। वो सभी छात्र वर्ग के लिए और शिक्षक वर्ग के लिए, दोनों के लिए बेहतर हो सकता है। और आज के लेक्चर में एक बेसिक छात्र और एक बुनियादी शिक्षक दोनों के बारे में बातें या चर्चाएं हो सकती हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले छात्र की चुनाव का। छात्र अपने जिंदगी में चुनाव करता है और उस चुनाव के अकॉर्डिंग अपने आप को उस लक्ष्य तक अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है, वो इलाइटिंग करता है, मतलब अपने आप को ज्ञानवर्धक बनाता है। उसे कहीं बाहर से मोटिवेट होने की जरूरत पड़ती है या सेल्फ मोटिवेट हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक छात्र जो होता है वो आके किसी कक्षा में बैठ जाता है, तो वह छात्र कोई भी हो, किसी भी क्लास से बिलोंग करता हो, किसी भी स्ट्रीम से बिलोंग करता हो, किसी भी वर्ग से बिलोंग करता हो, लेकिन है तो क्लास में बैठा हुआ छात्र। और कोई भी छात्र होता है, उसकी एक बेसिक मनोकामना होती है और उच्चतम भी मनोकामना होती है कि जिस कक्षा में, जिस सब्जेक्ट में वो बैठा है, उसका एक काबिल विद्वान बने, उस सब्जेक्ट का अच्छा ज्ञाता बने। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है मोस्टली, क्योंकि वहां छात्र जब बैठता है तो छात्र से संबंधित कुछ अनिवार्य चीजें होती हैं, वह जाने में या अनजाने में नहीं कर पाता है। वो समझना है हमें, कोई भी छात्र कैसे अपने उस कक्षा के या उस सब्जेक्ट से संबंधित ज्ञाता हो सकता है या ज्ञानी होता सकता है, या वी कैन से दैट ब्रिलियंट हो सकता है। उस विशेष कक्षा से अपने आप को कैसे अपने आप के लिए एक अच्छा पद प्राप्त करा सकता है, इस बारे में हमें जानना है। देखिए, जब भी हम लोग कक्षा में एज ए स्टूडेंट्स होके बैठते हैं, क्योंकि अगर आप कक्षा में बैठे हैं तो सबसे पहले ड्रेस पहन लेना ही वो तो आपका छात्र होने का एक पहचान होता है। लेकिन छात्र की परिभाषा तब पूरी होती है जो छात्र का एक अपना एक बेसिक दामन होता है, एक अपना खुद का चोला होता है। छात्र की अपनी परिभाषा होती है, मतलब उसे विनम्र होना पड़ेगा, उसे शिष्टाचारी होना पड़ेगा, और वह एक टेकर है, नॉलेज टेकर है, उसे लेना होता है। तो उसको उन तमाम चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है और बड़े ही श्रद्धा के साथ में अपने क्लास में बैठ के उस विषय का ज्ञान अर्जित करना चाहिए और अपने शिक्षक की बातों को सुनना चाहिए। सबसे बड़ी कमी यही हो जाती है कि इन कक्षा के बैठने के समय से और एक ज्ञानी तक, उस सब्जेक्ट का ज्ञाता होने तक एक सफर लंबा होता है, और सफर के दरमियान अक्सर छात्र कहीं बीच में गुम हो जाता है। थोड़ा सा तार्किक बातें हैं तो हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। आइए हम बात करें कि अगर एक कोई छात्र है तो उसको छात्र जीवन में सबसे पहली आवश्यक चीजें, जब वो बैग रखे अपने सीट पर और अपना स्थान ग्रहण करे जहां पर उसका समुचित स्थान हो, या फिर वह अपना स्थान तय किया हो। याद रखना, किसी भी छात्र को इस बात का ध्यान रखना चाहिए, अगर आगे की जगह खाली हो तो वो अगली बेंच को क्रॉस करके और अगले डेस्क को क्रॉस करके तीसरे पंक्ति में, चौथे पंक्ति में, पांचवें पंक्ति में, मतलब आगे का स्थान क्यों छोड़कर वो पीछे गया, इसके बारे में उसे बहुत ध्यान रखना चाहिए। उसके पीछे कारण क्या है, ये अपने सेल्फ अवेयरनेस के कारण पता करना चाहिए। उसका पीछे जाने का क्या था है, इसमें एक तर्क है। ध्यान रखना होगा उस छात्र को, यदि मेरे लिए समुचित स्थान था, शुरुआत की पंक्तियां खाली थी, दूसरी पंक्तियां खाली थी, तो वह छात्र क्यों आखिरी पंक्ति में अपने आप को ले गया या तीसरी पंक्ति में ले गया, पहली पंक्ति में क्यों नहीं अपने आप को रखा। और अगर रखा नहीं तो उसका क्या एक बेहतर कारण हो सकता है, उसके पीछे क्या उसको कारण पता है,
याद रखना, अगर आप कोई चीज कर रहे हैं और उस करने में आपको कारण भली भांत और स्पष्ट पता है, तो वह काम आप कर सकते हैं। याद रखना, मैं अपने लेक्चर के दरमियान बार बार अपने मार्कर को ऐसे मोशन करता रहूं या मैं अपने मोशन ऑफ द हैंड्स को करता रहूं, तो आपके पक्ष से एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि सर बार बार इतना मोशन अपने हाथों को क्यों कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, व्हाट्स रीजन बिहाइंड इट। और अगर इस उत्तर को मैंने एक सही तरीके से, और सही तरीके का मतलब होता है उत्तर का मतलब सत्य होना ही चाहिए, अगर मैं सही बता पाऊं कि मेरे शोल्डर में पेन है, अभी चोट लगी थी इसलिए मैं प्रैक्टिस थोड़ा सा कर रहा हूं कि ठीक ठाक हो जाए, तो आपके लिए यह विषय नहीं होगा, प्रश्न नहीं उठेगा और आप बेहतर कारण से बता सकते हैं। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो और वो कोई भी हो, छात्र हो, शिक्षक हो, तीसरा कोई व्यक्ति हो, अगर वह कोई चीज कर रहा है और उसको उसके करने का कारण पता है, तब तो एक बेहतर बुद्धि या एक बेहतर ब्रेन वाला व्यक्ति हो सकता है। अन्यथा वह कंफ्यूज है, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज के करने में करने वाले को ही, उस कार्मिक को ही नहीं पता होता है कि मैं क्यों कर रहा हूं। अगर मैं बार बार अपने हाथ से अपने माथे के ऊपर बालों तक बार बार ले जा रहा हूं, तो हमें पता हो कि मेरे बाल आगे आ गए, फिर मैं ले जा रहा हूं। और अगर हमें ना पता हो या कोई पूछ बैठे सर आप ऐसे कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, कोई कारण, और मेरे पास इसका उत्तर सच में ना हो, तो याद रखना कि आप एक आदत के गुलाम हैं, आपको उसका कारण नहीं पता है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं, चाहे छात्र हो, चाहे शिक्षक हो या कोई और प्रोफेशन वाला व्यक्ति हो, किसी काम को क्रमागत किया करता है तो उसको कारण पता होना चाहिए कि क्यों किया करता है। अगर मेरे हाथ में वॉच है, मुझे पता होना चाहिए इस वॉच क्यों है, क्यों आपका आंसर जरूर होना चाहिए। बिना कारण के यदि आप कोई काम क्रमागत किए जा रहे हो और काफी दिनों से किए जा रहे हो, तो वह आपकी एक आदत हो सकती है, और आदत कभी भी किसी को सफल बनाए जरूरी नहीं है, क्योंकि आदत ऑटोमेटिकली होती है, क्योंकि आदत में आप नहीं होते हैं, आदत स्वतः ही क्रमागत चलती रहती, आप कहीं और होते हैं। तो मैंने इस बात को शुरू कहां से किया था, मैंने कहा था कोई छात्र, क्योंकि एकदम शुरू की बात करेंगे, एक छात्र जैसे ही अपने कक्षा में एंट्री करता है तो उसके जिंदगी में यहीं से चैन शुरू होता है, वो बैठेगा कहां। हमने कहा आगे की पंक्ति में यदि जगह ना हो, या आगे की पंक्ति में आपको बैठने का कारण पता हो, तो आप कहीं भी बैठ जाइए, किसी भी सीट बैठ जाइए, वो बात बनती है। लेकिन अगर आपका इसका उत्तर नहीं पता है और फिर भी आपने 2 रोज को ड्रॉप करके तीसरे, चौथे, पांचवें और लास्ट रोज में जाके बैठ रहे हैं, तो उसका भी कारण पता होना चाहिए, मैं क्यों बैठ रहा हूं। क्योंकि मेरा एक दोस्त बैठता है जो वीक है, जिसकी मैं हेल्प करता हूं, क्योंकि वो आगे आ नहीं पाएगा तो मैं उसके लिए पीछे बैठ रहा हूं। एक बेहतर कारण था, मैंने अपने तरफ से सकारात्मक कारण बताया है, लेकिन पीछे बैठने का बहुत नकारात्मक कारण भी हो सकता है। जैसे अपने शिक्षक से हम दूर रहें, जिससे हम अपने मन को स्वतंत्र रूप से, अपने शरीर को और मन को कहीं भी डाइवर्ट कर सकता हूं। अगर मैं फ्रंट ऑफ द रो में बैठूंगा तो मैं सीधे कंडक्ट रहूंगा किसके, अपने टीचर के सामने, और टीचर आगे वाली सीट को तो ज्यादा देखेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं शिक्षक आगे वाली सीट को ज्यादा देखता है, शिक्षक का मतलब होता है कि सभी बच्चों पर व्यूज होना चाहिए, और देता भी है। शिक्षक एक बहुत बड़ा पद है, सम्मानीय पद है, उसमें किसी प्रकार का भी तनिक भी संदेह और कोई भी शब्द ऐसा नहीं कहना है जो शिक्षक के लिए अद्भुत। देखिए हमारे संसार में इस सृष्टि के चलाने के लिए 4-5 जो चीज है वो बहुत एलिमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज ये सृष्टि चल रही है, कोई भी देश एक बेहतर देश कहा जाए, तो वो किस बातों पर, किस बेस के आधार पर एक अच्छा देश की पुष्टि की जा सकती है। सबसे पहला जो होना चाहिए, किसी के माता और पिता एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। क्योंकि जो संरक्षक होता है, जो चाइल्ड है, उसका जो फर्स्ट टीचर होता है वो उनके माता पिता ही होते हैं। तो इसलिए बड़ी जिम्मेदारी हो गई उन तमाम पेरेंट्स की,
अपने जिंदगी में उन्होंने क्या किया था डजंट मैटर, लेकिन अब एक पेरेंट्स होने के बाद उनकी ज्यादा व्यक्तिगत जिम्मेदारी हो जाती है, नैतिक कर्तव्य हो जाता है, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति और इस यूनिवर्स के प्रति, कि वो अपने बच्चे का संरक्षक एक अच्छे तरीके से करें। हमने कहा सृष्टि के चलाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं, एक रूट कह सकते हैं, उसमें से हमारे पेरेंट्स प्रथम में आते हैं। अगर किसी देश का, किसी समाज का, किसी भी यूनिवर्स में, किसी भी ग्रह का, मतलब कहीं तक ले सकते हैं, मैं इसलिए ऊपर तक जा रहा हूं, मतलब आप उसको एक दायरा ना रखें, इनफिनाइट ले लें। अगर उनके पेरेंट्स बढ़िया होंगे तो वह बच्चा भी घर का पहला शिक्षक ही उसको सही सीधा बताएगा, उचित अनुचित बताएगा। दूसरा, जो किसी भी देश का संचालक होता है वो होता है शिक्षक। प्रथम पेरेंट्स, द्वितीयक में शिक्षक। मैं अभी आपको शुरुआत में बताया था कैसे क्लास में बच्चा एंट्री करता है, तो वहां की कहानी से लेकर उसके ज्ञानी तक की कहानी बताऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इधर आ गया हूं क्योंकि उनसे पहले भी कोई चीज है, क्योंकि छात्र से पहले माता पिता का होना बहुत अनिवार्य है, तो हम उन पे भी थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। तो माता पिता का एक बेहतर होना, एक रिस्पॉन्सिबल होना, एक जिम्मेदाराना, जो उनका परिभाषा होती है माता पिता का, वो पूर्ण करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। और यह जिम्मेदारी पूरी करके वो अपने पद का, अपने रिश्तों का, वह अपने प्रजाति का, वह अपने समाज का, वह अपने देश का, राष्ट्र का, और वह अपने यूनिवर्स का जिम्मेदारी पूरा करता है। हमें केवल अपनी अपनी जिम्मेदारी अगर संभाल ले तो कोई भी राष्ट्र बहुत बेहतर और बहुत सुंदर हो सकता है। और सबसे पहले राष्ट्र में जो शुरुआत होता है, वो सबसे पहली कड़ी और प्रथम जो एलिमेंट्स है इस यूनिवर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करने में, वो हमारे माता पिता हैं। दूसरा जो है वो शिक्षक है। किसी भी देश के उन्नति में, किसी भी देश के विकास में, किसी भी समाज के विकास में शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान है। अलग बात है कि शिक्षक अपने इस काम को, दायित्व को बेहतर तरीके से पूर्ण करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन शिक्षक वही है जो माता पिता के बाद की दूसरी जिम्मेदारी पूर्णतः पूरी कर सके। और मैं कहूं तो माता पिता तो कुछ समय के लिए होते हैं, अगर देखा जाए तो अपने जिंदगी में ज्यादा समय तक किसी का भी बच्चा शिक्षक के साथ होता है, उनके सानिध्य में होता है। सुबह से शाम तक 8-10 घंटे ज्यादातर वह एक दूसरी दुनिया के साथ रहता है, और उस दुनिया का जो हीरो है, वो डायरेक्टर है, हीरो क्या कहें, डायरेक्टर है, वह होता है शिक्षक। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एक शिक्षक की, मतलब माता पिता से कई गुना अगर ज्यादा अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के कंधे पर हो सकती है और महसूस किया जाए तो वो शिक्षक के पास होनी चाहिए। तीसरा जो अहम चीज है किसी की राष्ट्र के, किसी देश और समाज के उन्नति का, खुशहाल राष्ट्र का, वो तीसरा होता है, इन दोनों के बीच में वो हमारे होते हैं डॉक्टर, वैद्य। क्योंकि आज की जिंदगी हो या पहले की जिंदगी हो या आने वाले फ्यूचर में वो हो, यह जो हमारे बीच में तीसरा अहम महत्वपूर्ण रोल किया करते हैं, ये तीन में डॉक्टर उसमें आते हैं। काफी जिम्मेदाराना, मैं यूं कहूं कि इन दोनों की जिम्मेदारी या इन तीनों की जिम्मेदारी इन द सेंस ऑफ इस माता पिता की, इनके अपने बच्चों की, और इन बच्चों को परवरिश करने वाले ज्यादा समय जो देते हैं उन शिक्षक की, इन सभी को एक डॉक्टर की जरूरत होती है। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है डॉक्टर की, बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है।
हम डॉक्टर को कम ना समझें। अगर शिक्षक से भी ऊंचा अगर दर्जा हो सकता है तो डॉक्टर को हो सकता है, लेकिन आप कहेंगे डॉक्टर भी किसी शिक्षक से बना हुआ, डजंट मैटर, हम कहेंगे उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी माता पिता का होता है। तो वो अलग बात है, लेकिन जो बात जिम्मेवारी की है किसी राष्ट्र के विकसित होने में, खुशहाल होने में, उनके पूरी तरह से खुशियां भर देने वाला जो बात होता है, चाहे समाज हो, चाहे समुदाय हो, चाहे राष्ट्र हो, या पूरा पूरा यूनिवर्स ही क्यों ना हो, जो तीसरी जिम्मेदारी होती है वो डॉक्टर साहब की होती है। उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो कितने सावधानी तरीके से, बिना डर भरे हुए अपने मरीजों से एक अच्छे तरीके से बात करें, उनका ट्रीटमेंट करें, और जो भी जितना भी उनका एरिया हो, जिस तरह का परमिशन ग्रांटेड करते हो। मैं किसी के क्षेत्र में जाके नहीं कह सकता हूं क्या आपका एरिया नहीं है। जितना बेहतर कर सकते हो, जितनी ईमानदारी से कर सकते हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो डॉक्टर हो, और चाहे वो माता पिता हो। अच्छा करने की कोई लिमिट नहीं है। कितना अच्छा कर सकते हैं, कितना प्योरिटी से कर सकते हैं, कितनी शुद्धता से कर सकते हैं, कितने तन्मयता से कर सकते हैं, ईमानदारी से कर सकते हैं, वो लिमिट नहीं है। जितना कर सकते हो करें प्लीज। और चौथा जो महत्वपूर्ण रोल अप्लाई करता है, और वो चाहे वो माता पिता हो, चाहे उनके बच्चे हो, चाहे वो शिक्षक हो, और चाहे खुद ना वो डॉक्टर हो। चौथा जो प्रमुख तथ्य है किसी भी राष्ट्र की मुस्कान का, वो लीडर ऑफ द कंट्री। चूंकि उन्हीं के अधीन, उन्हीं के नियम कानून, उन्हीं की रक्षा, उन्हीं का स्वास्थ्य, उन्हीं का बोर्ड, और उन्हीं का समाज, गांव, मोहल्ला, बहुत ध्यान देना पड़ता है। एक बहुत बड़ा पद है। हम अब सबसे अगर उच्चतम अगर बात करें जिम्मेवारी है, तो एक रिस्पॉन्सिबल लीडर की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है। हमें लीडर को यूं ही ना समझें कि वो अहम रोल नहीं करता किसी राष्ट्र के लिए। किसी राष्ट्र के लिए अगर सच में कोई करेगा तो वह एक लीडर ही कर सकता है, क्योंकि इन्हीं की रोशनी में ये सब रहते हैं। क्योंकि जितने भी रूल्स हैं, जितने भी अब आप समझे कि लीडर जो होता है वो घर का मुखिया होता है। जैसे हमारे घर में एक मुखिया होता है, वो किसी प्रकार के बिना भेदभाव के सबको एक साथ समग्र रख के चाहता है, और सभी की खुशियों के साथ उसका हिस्सा होता है, और उसकी अपेक्षा होती है कि ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेंबर्स को उनके कार्यों से, या उनके संतावना से, या उनके हुनर के हिसाब से उनको बेहतर बनाया जाए, ज्वाइन करके रखा जाए। तो किसी देश का जो चौथा और महत्वपूर्ण अगर कोई कर्णधार है, वो किसी भी देश का, किसी भी समाज का, वो एक लीडर होता है। लीडर एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डॉक्टर भी एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर और ये पेरेंट्स। मैं कहता हूं ये 4 नाम ले रहा हूं, इसके अलावा बहुत सारे हमारे किसी भी राष्ट्र के कर्णधार होते हैं, उनको मैं इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये 4 कर्णधार अगर पूरी निष्ठा, ईमानदारी से, अपने एक रिस्पॉन्सिबल वे से, चरित्र से, आचरण से नहीं, चरित्र से, अगर किसी भी देश के ये 4 कर्णधार जिस दिन जग जाएंगे, और जिस दिन बहुत बढ़िया से इनमें सुधार होगा, वह देश मुस्कुराएगा नहीं, हंसेगा, और उस देश में खुशहाली की गारंटी 100% है। इन चारों कर्णधार में यदि कोई भी कर्णधार डिसबैलेंस होगा, तो सीधे का सीधा जोर किसके ऊपर चला जाएगा? 3 के ऊपर चला जाएगा। कोई भी इसमें 3 हो सकता है, चौथा कोई भी गड़बड़ हो जाएगा। ये महत्वपूर्ण चीज है।
याद रखना, मैंने जो शिक्षक का नाम लिया है इसमें शिक्षक में एक गुरु भी पैरेलल में खड़े हुए हैं, मैं उनको इग्नोर नहीं करना चाहता हूं। क्योंकि ज्ञान में सांसारिक ज्ञान और आत्मज्ञान दो ज्ञान होता है और वो दोनों के लिए अलग अलग व्यक्ति होता है। फिर भी जो सिखाता है, जो बताता है, वह गुरु है या वह शिक्षक है। अब सिखाने और बताने में दो प्रकार की बातें बताई जाती हैं। सांसारिक बातें बताई जाएंगी तो शिक्षक के द्वारा, और आध्यात्मिक बातें जो बताई जाती है उनको गुरु कहते हैं। हमने जो पहला नाम लिया था शिक्षक, उसमें गुरु भी सम्मिलित हैं। मैं ये भी नहीं कहना चाहता हूं किसी देश के लिए, खुशहाल देश के लिए, विकसित देश के लिए, सफल देश के लिए मात्र 4 कर्णधार होते हैं। ऐसे 4 करोड़ लोग हैं जो उनकी जिम्मेदारियां हैं। मैं इसमें किसान को, जवान को और बहुत सारे लोगों को इग्नोर नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह रहा हूं कम से कम 4 पिलर बहुत मजबूत होने चाहिए। क्योंकि जब मैं पेरेंट्स की बात कर रहा था, अभिभावक की बात कर रहा था, उन माता पिता की बात कर रहा था, तो उन माता पिता में ही किसान, जवान और जितने भी वेरियस टाइप्स ऑफ pillars depend upon any country and based on a happiness life of country, जिनके आधार पर देश टिका होता है और खुशियां होती हैं, वो सब के सब इसके साथ में इनबिल्ट है। और जब मैं बात कर रहा था शिक्षक और गुरु की, तो वो भी जरूरी नहीं कि उनका पेशा केवल शिक्षक ही हो, वो एक दूसरे पद से भी चयनित हो सकते हैं, वो अच्छे पेरेंट्स हो सकते हैं। तो मैं 4 कर्णधार की बात इसलिए किया क्योंकि ये 4 फंडामेंटल और अनिवार्य चीज हैं। अगर ये बढ़िया बेहतर हो जाएंगे तो किसी देश के लिए बेहतर हो सकता है। और ये बात मैं जो बताया कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात पता है और यह बात अनिवार्य रूप से किसी भी स्तर के व्यक्ति को पता होगा। बात यह है कि इस पर गहन अध्ययन और ईमानदारी से एक प्रतिज्ञा की जरूरत है कि चारों लोग कभी भी अपने पथ प्रदस्त कभी नहीं होंगे। समय बदलेगा, समस्याएं आएंगी, कुछ चीजें और गड़बड़ हो सकती हैं, तरह तरह की समस्या हो, लेकिन अगर ये 4 कर्णधार किसी भी देश के हों, अगर 4 कर्णधार एज अ मुट्ठी के साथ इनबिल्ट हो जाएं, तो ये काफी मजबूत हो सकता है और सफल हो सकता है। हालांकि ये बातें तो मैंने बगल से बताई, हमें बताना था एक अच्छा जो छात्र होता है, या छात्र में अच्छा कहने की जरूरत नहीं, छात्र अपने आप में कंप्लीट होता है, उसका काम करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। छात्र का मतलब, शिक्षक का मतलब पूर्ण होता है। तो चले हम बात कर रहे थे कि जब छात्र पहली बार अपने क्लास में एंट्री करता है तो पहले पंक्ति को छोड़कर वो दूसरे और तीसरे पंक्ति में क्यों जाना चाहता है। वो छात्र स्वतः यह प्रश्न अपने पास रखे और इसका सही उत्तर प्राप्त करे और इस उत्तर पे चर्चा भी करे। कारण अगर बहुत ही सफल हो, उसके पीछे कारण एक सरल और सहज हो, तो वह ऐसा चुनाव कर सकता है, सीट में पीछे की सीट उपलब्ध कर सकता है अपने लिए। हमने बताया एक उदाहरण के तौर पे कि उसका एक दोस्त है जो अपने आप को मानता है कि बड़ा कमजोर है। वैसे कोई छात्र कमजोर नहीं होता है, और वो कैसे कमजोर है वो छात्र, उसी के बारे में हम आप चर्चा करने विशेष रूप से आए हैं। छात्र का चयन, ये आपका टाइटल भी है। तो वो पीछे का बैठा हुआ सीट पे बच्चा, वैसे भी आप जाने ज्यादातर जो पीछे बच्चे बैठते हैं, हम सभी शिक्षक से कहना चाहेंगे 2 कारण हो सकता है। उनका लेट में आना एक प्रथम कारण हो सकता है, दूसरा कारण उनको एक जगह मिल गई है, एक सेफ जोन मिल गया है जहां पर आपका कांटेक्ट उनसे नहीं हो पाए और अपने आप को फ्री माइंड रख पाए, शायद इसलिए भी जगह चयन करते हैं। ये तो शिक्षक की जिम्मेदारी बनती है कि उसका पीछे का जो सीट है वो कितने दिन से कंप्लीटली रिजर्व है, कहीं वो पूरे साल से पीछे तो नहीं बैठ रहा है। तो जरूर सीट की अदला बदली होनी चाहिए, इससे माइंड सेटअप थोड़ा चेंज होता है और इससे और उनमें एक मित्रता का भाव उत्पन्न होता है, क्योंकि पीछे सीट पे बैठने वाले के साथ पीछे वाला दोस्त हो, आगे बैठेंगे, बीच में बैठेंगे तो उनका चेंजेस दूसरा होता है, भाव भी बढ़ेगा। बहुत सारे साइकोलॉजिकल और तमाम कारण है आगे ये अदला बदली करने से। और आप स्वतः हैं
शिक्षक हैं, जानते होंगे। छात्र इस बात से शामिल हो, इस छात्र इसके साथ रहे, शिक्षक तो अलग बात है। इस बात को छात्र जरूर समझे, क्योंकि छात्र को चुनाव करना है। छात्र का यह चुनाव था कि वह पीछे बैठा, तो क्यों बैठा और वो काफी दिन से पीछे ही क्यों बैठ रहा है। मैं ये बात आगे वाले को लागू करूंगा। हालांकि आगे की सीट में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो बैठा है तो ठीक ठाक ही है, कोई बात नहीं। नहीं मिलता है पीछे की सीट, कोई बात नहीं। पीछे वाला काफी दिन से बैठा है और सीट का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सीट रिजर्व कर लेते हैं, वो उनको यही लग गया कि वो उस सीट पे बैठेंगे तभी समझ में आएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यह भी मिथ है, इस बात को बेटा है, चूंकि काफी दिन तक एक स्कूल में नहीं रहना होता है। एक दिन तो आपको होम ग्राउंड छोड़ के जाना ही पड़ता है दूसरी जगह। वही बात अगर आपकी लागू रही तो आप जहां रहेंगे वहां बेहतर कर पाएंगे, जहां दूसरी जगह जाएंगे वहां प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी छात्र पीछे बैठने वाला कैसे आगे आ सकता है, ये चर्चा करनी थी। आइए बात करते हैं। सबसे पहले आपको समझना होगा, अगर आपको पीछे से सच में आगे आना है, और पीछे बैठने का कारण बहुत स्पष्ट पता है कि आना वीक स्टूडेंट्स, आपको लगता है कारण बहुत सारा हो सकता है। पीछे का ध्यान ना देना, पीछे क्लास में बेहतर पढ़ाई ना हो पाना, और बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उस कारण का सही पता हम नहीं बता सकते हैं, वो आप बता सकते हैं। लेकिन पास्ट में जो हो गया है और जो प्रेजेंट में चल रहा है, हम पास्ट में कुछ नहीं कर सकते हैं। पास्ट को एक काम कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। पास्ट को रिपेयर करिए, फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करिए, और प्रेजेंट में अवेयर रहिए। फिर समझिएगा, पास्ट से आपको पास्ट में चीजों को रिपेयर करना है। जो चीजें नहीं हो पाई, जो गड़बड़ थी, पीछे बैठते थे, वो पीछे नहीं बैठना है, आगे बैठना है। तो पास्ट से प्रिपेयर होना है, पास्ट से आपको फीडबैक लेना है, और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना है, और प्रेजेंट में अवेयर रहना है। ये तीन काम करना है, और यही समय के तीन पक्ष हैं जिसके साथ आपको रहना है। अभी आपको क्या करना है, शांत रहना है। और शांत रहने से क्या फायदा होगा, आप क्लास में आके बैठ गए, डजंट मैटर आप आगे बैठे, पीछे बैठे, बीच में बैठे, वो बातें हमने कंप्लीट कर दिया। आप बैठ गए, सपोज दैट आपने सही चयन कर लिया, आपको कारण पता है इसलिए पीछे बैठ गए, या कारण नहीं पता है आगे बैठ गए, बीच में बैठ गए, कहीं बैठ गए। अब क्लास शुरू होती है, शिक्षक का आगमन होता है क्लासरूम में। आपकी कक्षाएं बस जारी होने वाली हैं, प्रारंभ होने वाली हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले शांत होना है। और शांत का मतलब ये कतई नहीं समझ लीजिएगा कि अपने साउंड को बंद करना है। अपने माउथ से भी जो टॉक कर रहे थे अदर स्टूडेंट से, या बोल रहे थे बच्चे आपस में, अक्सर होता है जब टीचर की एंट्री होती है बच्चे साइलेंट हो जाते हैं। मैं वो शांत की तो बात ही है, वो तो परिभाषा में लिखा हुआ है, वो तो आचरण है, उसको तो बताया ही जाता है, गुड हैबिट बैड हैबिट। दिस इज अ गुड हैबिट, व्हेनेवर एंट्री ऑफ द टीचर इन क्लासरूम देन ऑल स्टूडेंट बी साइलेंट। ये तो पहली पंक्तियों में कक्षा 1 में ही आपको बता दी जाती हैं, और आप उस आचरण को कंटिन्यू करते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। बात एक और हो सकता है जो उनके प्रॉब्लम करे, शांत में एक तो एक्सटर्नल साउंड है। हम साउंड की बात करें तो हमारा जो बाहरी वातावरण है, जैसे बाहरी का सेंस, आप जो आंखों से आप देख रहे हो, ये संसार है, इसमें का साउंड हो सकता है, जैसे दिस इज साउंड। या साउंड आपके कानों में कहां सुनाई दिया, बाहर सुनाई दिया। और एक साउंड और होता है जिसे इंटरनल साउंड कहते हैं, जो अंदर ही आपके चलता रहता है। आपको लॉक करना है इंटरनल साउंड को, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप एक्सटर्नल साउंड को हर समय बंद कर पाए, क्योंकि कोई आप नहीं बोलेंगे दूसरा बोलेगा। कोई ना कोई आर्गुमेंट होते रहते हैं, मतलब आर्गुमेंट क्वेश्चन आंसर चलते रहते हैं, कोई बीच में विनती कर लेता है। और आप यहां के बाद जाएंगे घर पे, कि घर की हालात जानते हैं आप, घर में आवाज आ सकती है, तरह तरह की आवाज आ सकती है। आपको एक्सटर्नल साउंड का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना है कि वहां बैठना है कि एक्सटर्नल साउंड डिस्टर्ब ना करे। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि एक्सटर्नल साउंड 100% शांत हो जाए, क्योंकि आज की दुनिया इतनी व्यस्त है कि सुबह शाम दोपहर इवन नाइट में भी आपको साउंड आ सकता है। आप बाहर से डिस्टर्ब हो सकते हैं, लेकिन
कोशिश करेंगे एक्सटर्नल साउंड से बचे, पूर्णता नहीं बच पाएंगे, लेकिन आपको इंटरनल साउंड से, इनर साउंड जो होता है, जो आप अंदर बोलते रहते हैं, पास्ट की बातों में लेकर आप कुछ बातें करते रहते हैं कि मेरी नोट्स नहीं कंप्लीट है, अभी ये सर कोई बात करना है, या आप हो सकते हैं जुड़ जाते हैं मेरे फ्रेंड की बातों से, या घर से कोई बहस हुई है तो आप वहां पर अटके हुए हैं, या अभी क्लास के जस्ट बाद कहां जाना है उस पर दिमाग लगा रहता है। ये तमाम तरह की आवाज आपके अंदर चलती रहती है, और जब आपके अंदर आवाज चलेगी तो आप शांत नहीं रहेंगे, और जब आप शांत नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, शांत नहीं रहेंगे तो आप सुनेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि लिसन और साइलेंट का बड़ा रिलेशन है। जैसे शिक्षक और छात्र का एक बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है, माता और पिता का एक घनिष्ठ रिश्ता है, कुछ शब्द युग्म होते हैं। शब्द युग्म मतलब होता है दो शब्दों का एक जोड़ा होता है जो बड़ा अनिवार्य होता है, जैसे भक्त और भगवान का होता है, शिक्षक और छात्र का होता है, माता और पिता का होता है, भाई और बहन का होता है। ऐसे बहुत सारे शब्द युग्म हैं। ठीक उसी तरह से ये जो साइलेंट है और लिसन है, इनका बहुत ही कंबाइंड रिश्ता है। क्यों? क्योंकि साइलेंट की स्पेलिंग से ही आपके लिसन का निर्माण हुआ है। आप साइलेंट की स्पेलिंग देखिए और लिसन का स्पेलिंग देखिए, केवल पोजीशन ऑफ द लेटर चेंज है, वही साइलेंट लिसन बन गया है, या वही लिसन साइलेंट को निर्माण किया है। सुनेंगे तब जब शांत होंगे, शांत होंगे तब जब सुनेंगे। दोनों का कितना अच्छा शब्दयुग्म है, वर्ड का कंबाइंड है, इसे ध्यान रखना होगा। याद रखिए, आप शांत नहीं होंगे तो आप सुन नहीं सकते हैं। विदाउट साइलेंट वी कैन नॉट लिसन, या विदाउट लिसन वी कैन नॉट साइलेंट। दोनों में कोई एक चीज अगर आपने पकड़ लिया तब भी आपकी बातें हो सकती, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि सीधे से उल्टा चलना, सीधे से चलना आसान होता है, उल्टे से सीधे आना नहीं होता है, क्योंकि हमारा पैटर्न नहीं होता ब्रेन का। तो मैं कहूंगा पहले शांत होना फिर सुनना, क्योंकि सुनने से आप शांत हो जाएं, ये बात भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड आप पे नहीं करेगा, डिपेंड इस साइड को करेगा। कुछ ऐसा सुनाया, ऐसा कहा जैसा कि आप शांत हो जाएं। अब ये जरूरी नहीं है कि हम ऐसा कहें कि आप शांति हो जाएं। तो आपकी प्रॉपर जिम्मेदारी में, छात्र के विषय में बात करो, छात्र को सबसे बात समझना होगा, छात्र को शांत रहना पड़ेगा। अगर शांत रहेगा तब सुनेगा वो, नहीं कितनी गहरी किसी गहरी बात कोई शिक्षक क्यों ना क्लासरूम में बता दे, आप उससे अनभिज्ञ रहेंगे, आपसे वह ज्ञान अछूता रहेगा, क्योंकि आप वहां थे ही नहीं। प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, शरीर तो वहां तक प्रेजेंट था, लेकिन आपका माइंड कहां था, एब्सेंट था, माइंड कहीं और था। हम अपने माइंड को भी अपने शरीर के साथ रखें। माइंड एज लाइक ऑफ काइट, और हवा तो चलती रहती है क्योंकि आसमान है हमारे अंदर, हर समय उड़ना चाहती है। आपको अपने पतंग के डोर को, पतंग यहां पर मन है, खींचकर अपने पास रखना होगा, मैं कहूं लपेट के रखना होगा, क्योंकि उसका काम है हवा में उड़ना, उसका स्वभाव है वो। तो आप वो अपना स्वभाव दिखाए और आप अपना स्वभाव दिखाओ। क्यों? क्योंकि छात्र एक परिभाषा को पूर्ण करता है, छात्र एक बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि ये छात्र ही कल के दिन एक अच्छा पेरेंट्स बनेगा, ये छात्र ही आगे चल के एक अच्छा शिक्षक बनेगा, ये छात्र ही आगे चल के एक अच्छा गुरु बनेगा, ये छात्र ही आगे चलकर एक डॉक्टर बनेगा, और एक छात्र ही चल के यही आगे जाके देश का एक अच्छा लीडर बनेगा। सोच लो कितनी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। अभी तक मैं 4 कर्णधार कह रहा था ना, मैं बताऊं 4 कर्णधार में आप ही मेन है। छात्र के रूप अनेक होते हैं, छात्र अपने आप में कंप्लीट चीज है। अगर कोई अब कर्णधार है किसी देश का तो वो छात्र है, क्योंकि वही छात्र आगे चल के एक कुशल अभिभावक बनता है, वही छात्र आगे चल के एक कुशल शिक्षक बनता है, वही छात्र आगे जाकर एक अच्छा डॉक्टर बनता है, और वही छात्र आगे जाके एक शिक्षक बनता है, लीडर बनता है।
और ये छात्र ही अगर अपने समय में अगर अच्छा नहीं रहा तो ना तो कभी वो अच्छा अभिभावक बन पाएगा, ना ही कभी वो अच्छा एक डॉक्टर बन पाएगा, ना ही कभी एक अच्छा लीडर बन पाएगा, और ना ही अच्छा गुरु बन पाएगा। तो छात्र की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है। आपको मैं दे रहा हूं पूरी जिम्मेदारी, और सबका माला उतार के मैं आपको ऊपर डालना चाहता हूं। यू आर द बिगेस्ट रोल मॉडल ऑफ द एनी कंट्री। आपके हाथों में, सच में मुस्कान आपके हाथों में है। ये 4 कर्णधार वो हैं जो अपने आप में छात्र की दुनिया से आगे जाते हैं। You are not general person. You are the biggest and very responsible person of any country. आपके हाथों में होती मुस्कान, जो बात कर रहा था मैं। याद रखना, आप अच्छे छात्र बनेंगे तब जब शांत रहेंगे क्लास के समय, और शांत रहेंगे तब सुनेंगे, और सुनेंगे तब समझेंगे। अंडरस्टैंडिंग कब आएगी? जब आपने लिसन किया होगा। लिसन कब होगा? जब आपने साइलेंट हुए होंगे। याद रखना, सुनना मात्र नहीं है, सुनना अलग है, लिसन अलग है। सुनना यूं ही कान की आदत है, आवाज को फेंच कर लेना, ले लेगा। समझना कब होगा? हियर से आपको लिसन तक आना पड़ेगा, और लिसन से आपको अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशन तक जाना पड़ेगा। सुनने की भी 4 स्थिति है, हम उसमें डीप में नहीं जाऊंगा। बस आप ईमानदारी से शांत रहें तो सुनेंगे, और सुनेंगे तो आप जरूर समझेंगे। दुनिया में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप ना समझ पाए। समझाने वाला किस कदर का हो डजंट मैटर, आप समझ सकते हैं। बहुत बेहतर हो सकता है, एवरेज हो सकता है, लोअर भी हो सकता है, लेकिन आप में जो क्षमता है वो सबको परिभाषित करती है, ध्यान रखना। और आपको समझ में तब आएगा जब आप सुनेंगे तब, जब आप शांत रहेंगे, और आप जब आपको समझ आएगा तब आपको प्राप्त होगा वो नॉलेज, ज्ञान तब आएगा जब समझ आएगा, समझ तब आएगा जब आप सुनेंगे जब आप शांत रहेंगे। और शांत होने से पहले छात्र होना बहुत अनिवार्य है। छात्र की जो परिभाषा होती है, विनयशील, शिष्टाचारी, और सबसे बड़ी चीज टेकर, लेने वाला कितना विनम्र होना चाहिए आपको बताने की जरूरत नहीं है, और देने वाले की कितना रिस्पेक्ट करना चाहिए, हमको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। विद्या ददाति विनयम, ये विनय से विद्या प्राप्त होती है, और विनय आपका पोशाक है, जो रियल वेयरनेस चीज है, जो आप सच में पहनने वाली चीज है। छात्र का, एक छात्र का ड्रेस होता है, और वो ड्रेस केवल एक्सटर्नल होता है, केवल नजरों में लिखता है वो छात्र है। एक ऐसा ड्रेस कोड है जो नजरों से नहीं दिखाई देता है, वो आपके हुनर में दिखाई देता है, आपके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, आपके रिस्पेक्ट से दिखाई देता है, आपके करने से दिखाई देता है, और वो छात्र का पोशाक होता है अपना विनय, अपना शिष्टाचार। और जब ज्ञान हो जाएगा तब कहीं आप कहलाएंगे ज्ञानी, और इस ज्ञानी को ही कहते हैं सफल या सफलता। बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं, सर सफलता किसे कहते हैं? पहली बात तो मैं कहता हूं, यह प्रश्न किसके हिस्से में जाना चाहिए? जो छात्र हो। यह प्रश्न किसी और का नहीं हो सकता है। जब प्रश्न नहीं हो सकता है तो यह उत्तर भी किसी का नहीं हो सकता है। पहले यह प्रश्न पूछने से पहले उससे पूछो, क्या आप छात्र हैं कि छात्र के पोशाक में है? छात्र का पोशाक में होना, छात्र का होना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो याद रखें, हम जो बात कर रहे थे कि कैसे उस सीट से बच्चा उठकर आगे वाले सीट का चुनाव करता है, वो चुनाव तब करेगा जब उसे रियलाइज हो जाएगा आई एम आल्सो नॉलेजेबल स्टूडेंट्स। और यदि आप ज्ञानी हो जाएंगे तो यही ज्ञानी आपको एक शिक्षक के तौर पे अपने समाज पे स्थान देता है। यही एक डॉक्टर के रूप में आपको एक बढ़िया, एक परफेक्ट डॉक्टर के रूप में स्थान देता है। और वो तीसरा जो पद है वो आपका एक लीडर हो सकता है, और वही जो छात्र है, जो ये एजुकेटेड है, ये एक अच्छा पेरेंट्स होगा। किसी भी देश के भ्रष्टता में, किसी के देश के दरिद्रता में, किसी भी देश के
दुख में केवल 4 महत्वपूर्ण कर्णधार हैं और वो 4 में से जो जन्म लेता है वो होता है छात्र। यही होता है जो 4 जगहों पे निकलता है। और जो पहला कहा मैंने पेरेंट, जो दूसरा मैंने कहा कर्णधार वो है टीचर या गुरु भी हो सकते हैं, वो आध्यात्मिक ज्ञान देने वाला जो आत्मज्ञान दे, मन से संबंधित बातें बताएं और बहुत सारी बातें बताएं जो संसारिक ना हो, वो गुरु होता है। जो संसारिक की बातें बताएं, सब्जेक्टिव बातें बताएं, उसे शिक्षक कहते हैं। वो यहां से निकलेगा और वो देश का एक अच्छा डॉक्टर होगा और वो देश का अच्छा लीडर होगा। मैं चाहता हूं एक ऐसे देश का निर्माण हो और ये गारंटेड है कि यदि आप बढ़िया होंगे तो ये देश हंसेगा और ये देश आगे बढ़ेगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, याद रखना। आपकी ख्वाहिश तो है कि मेरा समाज बढ़ जाए, मेरा घर बढ़ जाए, मेरा कंट्री आगे चला जाए, लेकिन आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कब, उसके लिए एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है जो मैंने आपको बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। पहली बात छात्र होना, दूसरा छात्र का अपना एक जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है ये पता रहे हो, शांत का होना, साइलेंट हो, फिर वो लिसन करेगा, फिर अंडरस्टैंड करेगा, फिर वो नॉलेजेबल होगा और फिर वो सक्सेस कहलाएगा, ब्रिलियंट कहलाएगा, वही सेलेक्टर होता है। इस समाज में एक पद का चयन उसका होता है। तो आई होप आपको यह बात समझ में आया कैसे एक छात्र लास्ट वाले सीट से यहां तक आ सकता है। हम अपने 4 कर्णधार इस तमाम जिम्मेदारियों को समझें और मैं यह जो लेक्चर है वो छात्र विशेष के लिए बना रहा हूं। ये जितने छात्रों तक जा सकता हो, और छात्र की जो एज होती है वो कुछ नहीं होती है, वो छात्र होना चाहिए। छात्र का कोई जेंडर नहीं होता है, छात्र का कोई वर्ग नहीं होता है। छात्र वो जो शिष्टाचार तरीके से कहीं कुछ अपने आप को ग्रोथ करना चाहता हो, चाहे पर्सनल, चाहे प्रोफेशनल, चाहे आध्यात्मिक और चाहे सांसारिक। तो आप ज्यादा से ज्यादा छात्रों को इस लेक्चर को भेजकर उनको बूस्ट कर सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूं, ये रहा एक मोटिवेशनल और ये रहा एक लाइटेशनल, जिसे एजुकेशनल आप कहेंगे। एजुकेशनल के साथ अगर मोटिवेशनल किया जाएगा, ये रही सच की एक राह जिसमें चलकर सभी का हो सकता है एक बेहतर निर्माण, चाहे वो किसी छात्र का हो, चाहे किसी अभिभावक का हो, चाहे उस अभिभावक के अपने डॉक्टर का हो, और चाहे वो एक लीडर के हो। तो ये बातें, ये फार्मूला से वह छात्र वहां से यहां तक आ सकता है। अगर मेरा लेक्चर किसी शिक्षक तक पहुंचा हो तो ये शिक्षक इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस बात को फॉलो कराने के लिए कोशिश करें, शायद अपने देश का एक बेहतर निर्माण हो सकता है। और आज के समय में आपका देश निर्माण में है, इससे भी बेहतर हो सकता है। और ये 4 जो पिलर हैं, जो कर्णधार हैं, वो इसी छात्र से निर्मित होते हैं और इन्हीं पे हमें ध्यान देना चाहिए। और ये छात्रों की बेसिक जिम्मेदारी है, ये छात्र तक जरूर बात पहुंचनी चाहिए, जितने भी भारत के प्रत्येक छात्र हैं, और भारत के क्या पूरे विश्व के जितने भी छात्र हैं, उनको इस बात को समझना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।